अंदर अंदर में मैं जानता हूँ ये बात कि मुसलमान लड़के जिनको बम बनाना आता है ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी के, वो आपस में नेटवर्किंग करके और अपने स्लीपर सेल्स इस तरह के बना लिए हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर जस्ट इन केस वर्स्ट केस सिनारियो, तो हम पूरे हिंदुस्तान में एक साथ 700 बम फोड़ सकते हैं क्या? ऐसे वो लोग कर चुके हैं एक बार बांग्लादेश में। और उस ऑटोमन साम्राज्य को पुनर्स्थापित इस धरती पर किया जाए, क्योंकि वो एक आखिरी उम्मत था, वो एक आखिरी खलीफा था। खलीफा के जाने के बाद सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पुनः एक खलीफा की तलाश। वो मुसलमान जो आधुनिकता के साथ सामंजस्य नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें हमेशा से रही है। वो मुसलमान जो पसंद नहीं करते ये बात कि किसी और की भी कोई पसंद हो सकती है, वो मुसलमान जिन्हें अच्छा नहीं लगता कि आपको कुछ और अच्छा लगता है सिवाय उसके कि उन्हें जो अच्छा लगता है, वो मुसलमान नहीं चाहते कि आप कुछ भी वो करें जो वो नहीं चाहते। तो शर्मनाक है ये, बहुत ज़्यादा। इतना शर्मनाक है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गंगा जी में जाके मैं अपना सर मुंडवा लूँ और पितरों का तर्पण देकर संन्यास ले लूँ। उसके लिए भी कोई मुझे बोल देगा आपको आज़ादी नहीं है पितरों को तर्पण देने की, आप ये क्या कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया 1000 साल तक, भाई साहब पूरा मत मानिएगा, लेकिन किए गए प्रयास कि ना हो पूजा, ना बजे घंटा, ना लगे चंदन, ना उगे चोटी, ना रखे जनेऊ। बहुत प्रयास हुआ है, 1000 साल तक होता रहा, वो सफल नहीं हुआ। अब फिर वो प्रयास करना चाहते हैं। भाई खुलेआम कोई कह रहे हैं कि क्या बार तोड़ा, 17 बार, हम 70 बार तोड़ेंगे सोमनाथ के मंदिर को आके। मैं गर्दन काट लूँ उसकी, जाके काट लूँ। नुपुर शर्मा के बर्खास्तगी का संबंध जियोपॉलिटिक्स से ये है कि अगर भारत स्वतंत्र निर्णय लेने लग गया और वास्तव में अपनी नीति को पहचान के खड़ा हो गया और जग के उसने दुनिया पे हाथ खड़ा करके कह दिया इनफ, नाउ इट्स द टाइम फॉर अस, नाउ वी विल टेक द शॉट्स, तो उनकी बनी बनाई व्यवस्था उसी दिन नीचे आ जाएगी। आज अगर प्रधानमंत्री माननीय जाके कह दें कि कल से फेसबुक बंद कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कलेश हो जाएगा वॉल स्ट्रीट पे। कलेश, ब्लड बात हो जाएगा। वो लोग समझते हैं ये बात, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो। धिक्कार है, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरे को अपने आप पे धिक्कार है, धिक्कार है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जीवित हूं, अभी मर नहीं पाया। भाई साहब लड़ेंगे और जीतेंगे, एक ही है बस, इसके अलावा कोई तरीका छोड़ा नहीं उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ एक पूर्व राजनयिक हैं जिन्होंने खाड़ी देशों में अपनी सेवाएं दी हैं, और उसी से संबंधित आजकल एक मुद्दा जो है काफ़ी तूल पकड़ रहा है। मैं नुपुर शर्मा वाले मुद्दे की बात कर रहा हूं, जिसपे कतर ने, ईरान ने और कुवैत है, फिर सऊदी है, इन सब ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। और उसके परिणामतः भाजपा की सरकार ने, जो हिंदूवादी सरकार तो मानी ही जाती है, उसके अलावा हम उसमें कई तरह की आशाएं देखते हैं, चाहे एक वोटर के रूप में, एक नागरिक के भी रूप में। और ऐसे समय में जब आपके या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो है वो फ्रंट फुट पे जो है खड़े होकर छक्का मार रहे हैं बिना पांव हिलाए, चाहे यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी बातें हो, रायसीना टॉक्स हुई थी उसमें हो, या फिर अमेरिकी बाइडन है, ब्लिंकन है, इन सबको जवाब देना, हर जगह पे हमने देखा है कि इन्होंने बहुत, मतलब मीडिया में बहुत वाहवाही हो रही है कि क्या गजब का हमने ये हम पाया है। और उसको अगर आप जक्सपोज करेंगे कि अभी जो चल रहा है, यूरोपीय देशों की आर्थिक क्षमता देख लीजिए या उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए, और उसके विज़ावी आप इसको देखिए कि कतर कितना छोटा देश है, सऊदी क्या है उसके सामने, ईरान की क्या स्थिति है, कुवैत की क्या स्थिति है। और ये लोग भारत पे इतना ज़्यादा दबाव बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अपने प्रखर प्रवक्ता को, नुपुर शर्मा को निलंबित करना पड़ता। और एक और जो नवीन जी हैं, उनकी तो प्राथमिक सदस्यता से ही उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया। और इस सब की जड़ में क्या था? सब की जड़ में ये है कि 350 सालों से
मुसलमानों के थूक खखार, देह का मैल, उसे जो वजू खाना बोला जा रहा है, जिसे फव्वारा बताया जा रहा है, उसमें महादेव को अपमानित किया गया। और उसके बाद टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा के सामने लगातार बोला जा रहा था कि तुम्हारा तो कहीं भी शिवलिंग हो सकता है, रोड किनारे उग जाता, फलाना ढिमका। तो उन्होंने उस पर एक फैक्चुअली करेक्ट बात बोली जो कि इनकी किताबों में है, और उस पर फिर 7-8 दिन के बाद बवाल होता, उसी दिन नहीं हुआ था। अगर नुपुर शर्मा की, और माफ कीजिएगा कि मैं साक्षात्कार लेने बैठा हूं और अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर एक भारतीय के तौर पर, एक हिंदू के तौर पे इतनी गहन पीड़ा का अनुभव हो रहा है कि हम जिन सत्ताओं में अपने धर्म की रक्षा की आशा देखते हैं या यह सोचते हैं कि ये लोग हमारे लिए खड़े होंगे, तो आप देश में तो छोड़िए, विदेशों में ये अपनी नाक कटवाते फिर रहे हैं। एक के बाद एक हमने ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं जिसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जो भी हो, ये सब के सब इस्लामवादियों की जो रेडिकल्स हैं, कट्टरपंथी। आप देखिए कि राजस्थान में एक मौलवी था, उसने किस तरह से बोला है कि हमें पुलिस से डर नहीं लगता, वो प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं, हाथ काट लेंगे, नाक काट लेंगे, मुंह काट लेंगे। वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा है। महादेव को जो अपमानित कर रहे हो, दिख रहा है, कैमरे में सब दिख रहा है, वो समाज अपमानित नहीं हो रहा है। उस पर एक स्टेटमेंट देख लीजिए आप, किसने कौन सा ट्वीट कर दिया, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने। मोहन भागवत अलग सुर में गाए जा रहे हैं कि नहीं, हमें हर रोज जो है मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। अरे है तो ढूंढेंगे। और इसी वामपंथियों की स्वीकार्यता का कारण है कि आज हमें इसे भी एक मास्टर स्ट्रोक मानने को मजबूर किया जा रहा है कि नहीं, अरे रूस के पास गेहूं है, अकाल पड़ जाएगा, तो अमेरिका ने, बाइडेन ने कुवैत को बोला कि तू ये कर दे। भाई इतना जोड़ घटाव आम आदमी नहीं देखता है। आप कमलेश तिवारी के लिए खड़े नहीं हुए, आपने किसकी रक्षा की है? हर बार गुस्ताखे रसूल की लहसुन सजा, सर जुदा, और जो भी फर्जी के इनके नारे होते हैं। इस बात पर सोचिए कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अबेंडन करती है, अपने समर्थकों को अबेंडन करती है और चाहती है कि ये लोग मर जाएं ताकि ये स्टेज पे जाके गिनवा सके। खैर, ये मेरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं बैकग्राउंडर दे रहा था और अपनी पीड़ा जो आपके साथ साझा करना चाह रहा था। हमारे साथ पूर्व राजनीतिक राजीव कृष्ण शर्मा जी हैं, उनसे हम इन मुद्दों पे बात करेंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जब ये अपनी सेवाएं भारत सरकार को दे रहे थे तो उन्हीं क्षेत्रों में रहा और इस्लामिक रेडिकलिज्म पे इनका काफ़ी गहन अध्ययन रहा है, जॉब में जब थे तब भी और जॉब के बाद भी। सर, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि क्या ऐसे छोटे देश भारत को एक फर्जी मुद्दे पे जो 7-8 दिन बीत गया उसके बाद ये पूरा रिएक्शन दिया जा रहा है, क्या ऐसा करवा सकता है भारत के साथ कोई? नमस्कार अजीत भाई, आपके जरिए आपको और आपके जरिए हमारी बात सुनने वाले सभी लोगों को मेरा हार्दिक हृदय से नमस्कार। मोनोपोली है क्या इस्लाम पे किसी की? लग तो रहा है मोनोपोली ही तो नहीं है ना, पूरा इस्लामिक किसी को इतना अधिकार है कि किसी और की किसी राय की वजह से वो किसी और से ये कह सके कि आप उस राय की वजह से मेरे से माफी मांगिए? ये कैसे संभव है? अभी इस जगह बैठ के मैं आपसे कोई बात करूंगा, उसके लिए कोई मुझे आके बताएगा कि मुझे क्या कहना चाहिए आपसे और क्या नहीं कहना चाहिए? ये किस तरह की बात है? मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ समय से मीडिया को ट्रैक नहीं करता हूँ ऑब्वियस रीजंस, और मैं ट्विटर पे भी नहीं हूँ और मैं इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी रखता भी नहीं हूँ। क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। पर मैं और बड़ी जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण ज़्यादा बातें हैं उनका अध्ययन किया हूँ पिछले 25-30 साल, और सौभाग्य रहा है मेरा कि उन जगहों पर मैं अपनी सेवाएं दिया हूँ। और अभी भी पिछले कई दिन से दिल्ली में रहकर और हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हुए बड़े बड़े लोगों से समय मांगने की चेष्टा करता हूँ, और उसमें सभी तरह के बड़े लोग हैं।
इसीलिए कि उनको जाके एक बार फिर से आगाह कर सकें। कई साल से कर रहे हैं आगाह, हाथ जोड़ के, कागज लिख के, मिल के, भाई साहब बना के, पैर पकड़ के। नौकरी में रहते हुए मैंने बहुत सारे कागज लिख के भेजे, और ऐसी जगहों पे नौकरी थी जिसका इस समस्या से सीधा संबंध है, डायरेक्ट कॉजैलिटी है। मतलब नहीं लिया गया संज्ञान। पहले इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि एक सेक्युलर सरकार थी, तो सेक्युलर सरकार में तो संज्ञान लेना इस तरह के विषयों का थोड़ा सा इट्स आस्किंग टू मच फ्रॉम पीपल हु हैड टू लिटिल टू ऑफर। बट देन थिंग्स चेंज्ड. There was a change in tide and times, and we had a very capable leadership. And we have some really bright, strong, influential, politically powerful people. And I still believe it. मैं सब कुछ हारा जैसा तो नहीं महसूस कर रहा, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, अगर ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, और आप यथार्थ सत्य ही कह रहे होंगे, तो शर्मनाक है ये बहुत ज़्यादा। इतना शर्मनाक है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गंगा जी में जाके मैं अपना सर मुंडवा लूँ और पितरों का तर्पण दे के संन्यास ले लूँ। उसके लिए भी कोई मुझे बोल देगा, आपको आज़ादी नहीं है पितरों को तर्पण देने की, आप ये क्या कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं। इस पानी से से बच्चे को पता नहीं क्या किया जाएगा। गंगा जी में नहाने का अधिकार भी छीन लेंगे, गाय पालने का अधिकार भी छीन लेंगे, गायत्री का जप करने का अधिकार भी छीन लेंगे। क्या 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 छीनेंगे? बोलने का अधिकार छीनना चाहते हैं, विचार रखने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आपको अधिकार नहीं है भाई साहब ये सब करने का। आप अपनी सोचिए, आपकी खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी इस तरह के सज्जन हैं जो इस मानसिकता से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके जो बड़े बड़े उलेमा, आलिम, उनके बड़े जो बड़े बड़ेरे लोग जिन्हें कहते हैं, उनके साथ मेरा खूब बैठ रहा है भारत माता की सेवा के दौरान। और इन सभी कंट्रीज़ के टॉप के लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ हम लोग सभी संबंध रखे हैं। और ये लोग का एक बड़ा सिनिस्टर प्रोग्राम है अभी, एक बहुत ख़तरनाक और साजिश से भरा हुआ। मैं समझ आता हूँ कि थोड़ा भावुक ज़्यादा हो जाता हूँ, क्योंकि हृदय में ऊपर तक इन सब बातों की ऐसी एक आहुति लग चुकी है कि धुआं तो है ही, अग्नि भी है थोड़ी सी वैसा, तो अगर गर्म हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उनको अधिकार नहीं है। आपका सवाल, किसी को भी अधिकार नहीं है। नूपुर शर्मा अपने घर में बैठ के किसी भी व्यक्ति के बारे में दो बातें देखिए, समझिए कि कोई हमारे देवताओं को और हमारे इष्टों को भी कुछ भी कह सकता है कि साहब हनुमान जी तो ऐसे हैं साहब, गणेश जी तो ऐसे हैं साहब, और खुलेआम कहते हैं। वो व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी को अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। और गणेश जी महाराज तो मतलब महाराज है, मतलब महाराज है, सेवा है। हम आज भी दंडवत करते हैं महाराज को। महाराज उनके विषय में कोई कुछ भी कहे तो क्या मुझे अधिकार है कि मैं फरसा लेके जाऊँ, उसी गर्दन काट दूँ कि गणेश जो महाराज है? भाई तो मंदिर है आपका, मैं मंदिर के सेवाई हूँ। तुम मेरे पास मंदिर है जो जयपुर के बसने के पहले के मंदिर की सेवा है। और उन गणेश जी महाराज के लिए कोई मुझे आके बताएगा कि मैं क्या करूँ उनके लिए? उन्होंने प्रयास किया 1000 साल तक, भाई साहब पूरा मानिएगा, लेकिन किए गए प्रयास कि ना हो पूजा, ना बजे घंटा, न लगे चंदन, न उगे चोटी, न रखे जनेऊ। बहुत प्रयास हुआ है, 1000 साल तक होता रहा, वो सफल नहीं हुआ। अब फिर वो प्रयास करना चाहते हैं। वही खुलेआम कोई कह रहे हैं कि क्या बार तोड़ा, 17 बार, हम 70 बार तोड़ेंगे सोमनाथ के मंदिर को आके। मैं गर्दन काट लूँ उसकी, जाके काट लूँ। काटते तो बचते नहीं ना। मैं उसकी सरकार से बोलूं कि वो फला आदमी ने ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया, आप आके माफी मांगे मुझसे, बोलूं मैं जाके किसको? मतलब ये बात अपने आप में, इसका जो बेसिक बुनियाद है ना, आई एम सॉरी अजीत भाई, बट द वेरी फाउंडेशन on which this question rests, it is so full of whatever
that I would rather not comment on this question. So yeah, let them take whatever they want. आपने एक कॉजैलिटी की भी बात की जी, कि आप जब थे सेवा में तो आपने लगातार लिखा, यू रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आपने हर उस व्यक्ति को पकड़ा, लिखित दिया और शायद मैं आरटीआई लगाऊं और वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ना हो। अभी तो क्लासिफाइड है। हाँ, जब और डिक्लासिफाइड क्लासिफिकेशन है। हाँ, तो वो तो एक तरफ है। तो ये कॉजैलिटी आप कैसे देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं जब आप मैं इजिप्ट में था 2003, 2004, 2005 में कायरो में, बैग इन द मिडल ऑफ द अरब वर्ल्ड, अमेरिकन विश्वविद्यालय, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस यथास्थिति को जी कर आया हूँ। किस्से कहानियों में, किताबों में नहीं पढ़ा हूँ मैं उसे। एज एन इंडियन स्टूडेंट मेरे को कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया अमेरिकन विश्वविद्यालय में, और कंसिस्टेंटली किया गया और कोऑर्डिनेटेड वेज में किया गया, और भाई बहुत लोगों के कोऑपरेशन के द्वारा किया गया। और मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर रहे, अच्छी बात है। मैं क्या देख रहा था वहाँ पे अमेरिकन विश्वविद्यालय में? मैं देख रहा था कि एक बहुत ही संभ्रांत, आधुनिक और सत्ता के बिल्कुल अत्यंत ही करीब एक संस्थान है जिसको डायरेक्ट अमेरिका की बैकिंग है, क्योंकि उसका नाम है अमेरिकन। बैकिंग नहीं, वो अमेरिकन ही यूनिवर्सिटी है जिसकी सिर्फ लोकेशन नहीं है, आप ऐसा समझिए। उसमें एक सेमेस्टर में हमारे साथ ऐसे हैं, दोस्त हैं और सहेलियां हैं हमारी, कि वो खूब आधुनिक नहीं, उत्तर आधुनिक हो चुके हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट इन अप्रोच एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड लर्निंग एंड एक्सपोजर एंड इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस. And the next semester, just after the break, you will go, and they have turned into proper, blacks, black cat ninja turtles. We will not show our faces to anyone, and we will not show our faces because you're not allowed to see us. And why not allowed to see us? Because we are us. What to do? This is the way we roll. And I'm like, dude, how is this possible? एक दिन वाकई ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था सुबह अपने विश्वविद्यालय क्लास करने के लिए 8 बजे, और वो गेट पे लड़ाई कर रही हैं 3 लड़कियां, अमेरिका की विश्वविद्यालय कायरो में। वो लड़कियां जिन्हें मैं निजी तौर पे जानता हूँ, 2004-5 की बात है, 2004 की। हाँ। और वो लड़ रही है सिक्योरिटी से कि हमारे पास ये आई कार्ड है, तो आप हमको अंदर जाने के लिए मत दीजिए। अब उसके अंदर कौन है, ये तो एक सिक्योरिटी का प्रश्न है ना। तो वो कह रहा था कि नहीं, आप शक्ल दिखाइए कि आप जो आई कार्ड दिखा रहे हैं वही है। तो हम तो अलाउड नहीं, हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता। नहीं भाई साहब, वहाँ पे आ गए वो dudes, whatever, and the dudes were like, you'll have to let her in. क्या भाई, no, this है, okay. हम देख रहे थे कन्फ्रंटेशन, हम थोड़ा इंटरव्यू किए, दोनों साइड हमारे लोग थे। विश्वविद्यालय तो मैं पढ़ ही रहा था मेरा, और वो उसमें भी दोस्ती थे, मेरी सहेलियाँ थी। मैंने बोला, यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर राजीव, वी डोंट नो, दिस इज द ओनली वे टू गो। तब मुझे दिलचस्प लगी ये बात, बहुत अच्छी बात है। तो मैं और जाना, भैया और बताओ क्या क्या है ऐसी बातें। तो मुझे जो पता पड़ा, सार संक्षेप ये है लंबी कहानी का, कि दुनिया की हालत हो चुकी है खराब, और उसके समाधान एक ही है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार, और वो किसी भी तरह से किया जाएगा तो हम करेंगे। भाई साहब, मैं क्लास कर रहा हूँ वहाँ पे, और क्लास के बीच डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि कोई पीछे से करके आवाज़ लगा रहा है बहुत ज़ोर से साहब। तो हम विश्वविद्यालय के अंदर, और वहाँ पे तो मतलब इतनी जोर से आवाज़ क्लास के बीच, तो हम बोले कि ये क्या बवाल है? तो बोले, देखिए वैसा तो ऐसा है नहीं, लेकिन अब ये नए करने शुरू हो गए हैं। कौन थे नए करने वाले? ये वही थे जो उन महिला के साथ खड़े होकर बोल रहे थे ना अंदर ले जाने के लिए। एक जमात है पूरी, एक संस्था है, एक विचारधारा है, एक तरह की पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडियोलॉजी है, जो ये चाहती है कि इस दुनिया पे किसी तरह पूरा कब्जा फिर से कर लिया जाए, उसी तरह से जैसे ऑटोमन साम्राज्य के समय में था। और उस ऑटोमन साम्राज्य को पुनर्स्थापित इस धरती पर किया जाए, क्योंकि वो एक आखिरी उम्मा था, वो एक आखिरी खलीफा था। खलीफा के जाने के बाद सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पुनः एक खलीफा की तलाश। वो मुसलमान जो आधुनिकता के साथ सामंजस्य नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें हमेशा से रही है। वो मुसलमान जो पसंद नहीं करते ये बात कि किसी और की भी कोई पसंद हो सकती है, वो मुसलमान जिन्हें अच्छा नहीं लगता कि आपको कुछ और अच्छा लगता है सिवाय उसके कि उन्हें जो अच्छा लगता है, वो मुसलमान नहीं चाहते कि आप
कुछ भी वो करने जो वो नहीं चाहते। तो उसके लिए उनका एक लंबे समय से 1000 साल, 1500 साल, 1200 साल, वो एक कहानियों की बातें हैं, लेकिन उनका प्रयास ये रहता है कि अपन सब मिलकर और एक गैंग और बना लेते हैं, एक प्रयास और करते हैं, एक प्रयास और करते हैं। वो इस तरह का एवोल्यूशनरी बी टीम है, एक एवोल्यूशन की ए टीम है जिसमें भारतवर्ष है। और ये 10,000 वर्ष से भारतवर्ष में लगातार इस तरह का अनुसंधान होता आ रहा है, 20,000, 50,000, 1,00,000 वर्ष से, कि इंसान किस तरह से अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके एक ऐसा जीवन जी सके जिस जीवन को जीते हुए वो स्वयं की और अन्य की एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए जिसमें उसे आनंद मिल जाए, आनंद की अनुभूति सर्वत्र व्याप्त हो जाए। उसका अनुसंधान करते हैं हिंदुस्तान में लोग कि पत्ती भी आनंद में रहे, पेड़ भी आनंद में रहे, नदी भी आनंद से रहे, फूल भी आनंद से खिले। तो ये ए टीम है एवोल्यूशन की। और उस ए टीम में अभी भी आप देखेंगे कि इस ए टीम के लोग अभी भी अमेरिका में जाके और सुबह शाम दिन रात उन समस्याओं को हल करने में लगे हैं जिन समस्याओं का कोई हल है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कटिंग एज लेवल रिसर्च है उसमें 70% से ज़्यादा मेरे ख्याल से इंडियन इंजीनियर्स हैं अभी भी, दोनों जगह, ओपन एआई में भी और गूगल वाले जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी। और बी टीम कौन सी एवोल्यूशन की? बी टीम वो है जो लगातार आपको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद की यकीन दिलाएगा कि देखो आगे जाने में कोई फायदा नहीं है, पीछे लौटोगे कि पीछे एक टाइम तो ऐसा बहुत अच्छा हो गया था। क्या हो गया था? बहुत अच्छा था, कुछ अच्छा हुआ था, एक टाइम बहुत अच्छा हुआ था। क्या हुआ था उस टाइम? बताओ ना यार, ऐसे क्या अचीवमेंट हो गए? मतलब तो साहब ऐसा होगा कि फलानी जगह के ऊपर इतना आर्ट कल्चर लिटरेचर हो गया, तो वो तो उसके पहले भी था। वहाँ मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी जो बाद में बगदाद कहलाई, तो वहाँ पे तो पहले भी बहुत कल्चर था, बहुत गहरी चीज था। उसका उल्टा हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे साथ जो 1000 साल में किया गया है और जो हो रहा है, यहाँ के तो सर्वश्रेष्ठ मंदिर आप अभी जाके देखिए, उनकी रूइंस भी आपसे कविताओं में बातें करेंगे इस सभ्यता के बारे में। कुछ कहना मतलब सूरज को, भाई साहब मैं इतनी हिमाकत नहीं कर सकता कि सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ भी कहूँ, लेकिन इसको देखने समझने का जो उनका नजरिया है वो, अगेन टू कोट माई सेल्फ, न सिर्फ मूर्खतापूर्ण है बल्कि अज्ञान की गहनतम लाचारियों से बंधा हुआ भी है। हमने ऐसा ही अरब वर्ल्ड का यूनिटी देखा था सैमुअल पैटी वाले केस में, फ्रांस में जो एक बच्ची ने झूठ बोला था, वो बाद में पता चला, उसके नाम पे बाद में कार्टून दिखाया मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्लास में, शार्ली एब्दो वाला, और बाद में उसकी हत्या हो जाती है। तो दो तरह से हमने देखा है कि जब उस वक्त ये चला था कि नहीं फ्रांस में इस्लामोफोबिया हो रहा है और सरकार ने उसी बिल्डिंग पर वो कार्टून को और शार्ली एब्दो को दिखा दिया था, तो उस पर भी प्रेशर बना था। तो एमेनुअल मैक्रोन ने जिस तरह से डील किया था उस वर्ल्ड को, और एक हमारे नरेंद्र मोदी हैं या जो भी हैं भारत की सत्ता और सत्ताधीश हैं उनके, उन्होंने जिस तरह से डील किया, तो कौन सा अप्रोच सही है? मतलब क्योंकि लोग जस्टिफिकेशन देने लगते हैं ना कि नहीं भारत की राजनीतिक मजबूरियां हैं, हम एक वैश्विक समाज में रह रहे हैं, इस तरह के मतलब ऐसे बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं जो आम जनता को समझ में नहीं आते। उस आम जनता को जिसे सिर्फ इससे मतलब है कि वहाँ शिवलिंग है और उस पे मुसलमान 350 सालों से थूक रहे थे, मुंह अपना साफ कर रहे थे, कुल्ला कर रहे थे उसमें। तो इन दोनों अप्रोच में कौन सा अप्रोच सही है? आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आप उसके बाद ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए ना उसे समझिए थोड़ा सा। ऐसा कैसा संभव है जो हो रहा है? कैसे संभव है? ये दिख रहा है कि ऐसा है, और ये ऐसा नहीं है, ये दिखाए जाने का प्रयास हो रहा है ना। अब फिर को उसके बारे में बोल रहा है कि भाई ऐसी तो बात नहीं है यार, वैसे तो दिख तो वैसी रही है। तो बोलते नहीं हम तुम्हें नौकरी से तो निकाल देंगे, उसके अलावा तुम्हें सत्ता से भी निकाल देंगे, तुम इस विचारधारा के आदमी नहीं हो। अच्छी बात है, ऐसा तो शायद कांग्रेस भी नहीं करती होगी, शायद कांग्रेस आज तक सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ को सीएम बनाया इन्होंने। मतलब ये सत्ता और सुविधा चाहना
कोई गलत शायद हो सकता है, नहीं शौक हो, लेकिन उसके लिए अपनी सच्चाई को, अच्छाई को और समझदारी को तिलांजलि दे के और इस तरह के व्याकरण का इस्तेमाल करना राजनीति में कि जो न सिर्फ सिरे से गलत है बल्कि उसके अर्थ उल्टे लिए जाएंगे। सालों की बनाई हुई जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो चुकी है ऑलरेडी, कल परसों तरसों। अगर इस रास्ते पे और आगे चलने की किसी की है नियत तो उसे प्लीज ठीक करें, गंगा जी का स्नान करें, पुनः पुनः जागने का प्रयास करें, ये नींद बेहोशी किसी हालत में ना रहें। ट्विटर दुनिया नहीं है भाई साहब, ट्विटर इस दुनिया का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ लोग जिनके पास बहुत अतिरिक्त समय होता है क्योंकि उनको कमाना नहीं होता है, वो लोग खेल रहे हैं। ये ऐसी बात है कि किसी गाँव के अंदर बहुत बखाड़ा हो, लड़के रातों सुबह शाम वहाँ पे कुश्तियाँ चलती है। अब आप तो अपना जीवन जियोगे कि सुबह शाम उन कुश्तियों के अंदर खेलोगे? क्या करोगे आप? उस ट्विटर के जरिए राजनीति करना, उस ट्विटर की राजनीति को वैश्विक राजनीति का एक प्रतिरूप मान लेना, उस वैश्विक रास्ते के प्रतिरूप के अंदर अपने कुछ 100, 200, 500, 1000, मिलियन वॉटेवर जो गिनती होती है उसने कुछ ये अंगूठे पे फर्जी ये ले लेना और उसको भारतवर्ष की नीति मान लेना, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। न सिर्फ गलत है बल्कि अस्वीकार्य है। 125 करोड़ भारतीयों का भविष्य और उस 125 करोड़ में सभी हैं। उस 125 करोड़ भारतीयों की नीति निर्धारण इस तरह की तो नहीं होना चाहिए, और बेहतर तरीके हैं। और उन बेहतर तरीकों में से ये भी है कि हम भारतीय हैं, ये सबसे पहली बात है, और हम ये नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे एक हजारों साल की परंपरा है, हम आपस में करते हैं डिबेट। हम महादेव के बारे में डिबेट करते हैं, महादेव के कितने रूप है, आपको पता है कितने रूप है महादेव के? ज्योतिर्लिंग के बारे में डिबेट होती है कि कितने और कहाँ पे है, भाई साहब नहीं होती है। ठाकुर जी के बारे में कितनी डिबेट कर लेते हैं, हमारे लाडली जी के बारे में डिबेट करते हैं, यहाँ पे गुरुओं के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में, शास्त्रों के अर्थ के बारे में। शास्त्रार्थ होता है, एक परंपरा है। यहाँ पे अधिकार है इस बात का कि हम बैठ के बाद आपके कौन सा शास्त्र लेके आओ। आपके पास एक शास्त्र है, हमारे पास 300 तो खुद के मंदिर में रखे हुए हैं। पहले किसी विद्वान को लेके आओ जो उतनी संस्कृत पढ़ सके, हाथ से लिखी पांडुलिपि हो, उसके बाद आके बात करो हमसे। मूर्खों की जमात है भाई साहब, सभी को नहीं कह रहा हूँ। इस्लाम में बहुत विद्वान लोग हुए जिन्हें मैं जाके हो सकता है कि सजदा कर दूं उन्हें, और मैं किया हूँ। इब्न अरबी मेरे गुरु की तरह है। लेकिन ये जो ये मूर्खों की जमात है भाई साहब, इसमें तो बात करना भिन्न भिन्न तरह के, इट्स लाइक सॉरी बट दे डोंट इंस्पायर एनी काइंड ऑफ होप फॉर देयर फ्यूचर और द फ्यूचर ऑफ द पीपल दैट दे आर ट्राइंग टू लीड। व्हाट दे इंस्पायर इज टू थिंग्स। इट इज oh my God, what happened to ये आदमी जागा ही नहीं 1400 साल से, क्या सो ही रहा है तब से, क्या हो गया इसको? what kind of operating system is this? और दूसरा ये कि इसको न सिर्फ खुद चलाना चाहता है बल्कि दुनिया को भी लगाना चाहता है। इट इज लाइक somebody with that very rudimentary, पहले जब मोबाइल फोन आई था ना कितना क्लैंकी सा, उसको लाके आपको बोले कि आप इसके ऊपर वीडियो शूट कर लो, उस पर है ही नहीं वीडियो शूटिंग की, वो आपको देगा, आप क्या कहेंगे उसे? जब आप जगह ही नहीं, पिछले 20 साल के अंदर पूरे मोबाइल फोन की इंडस्ट्री चेंज होगी, बदल चुका है जमाना, समाज, इंसान। बहुत भी इस तरह की बातें करने वाले लोग, हमारे तो सब ऐसे ही है 1400 साल से। तुम्हारे बाप दादा उन्होंने कभी देखे थे मोबाइल फोन 1400 साल से? कैसा नहीं है यार, फालतू बात कर रहे हैं लोग। हमारे तुम्हारा नहीं है वो सब कुछ, वो सबका सबको अधिकार है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं ये बात, ये सब इस भारतवर्ष का है, सब इस भारतवर्ष में से आ रहा है, सब इस भारतवर्ष के अंदर जा रहा है। हम भी ऐसे ही, हमारी सैकड़ों पीढ़ी के पूर्वज, उनको हमने जाकर ऐसे भैया गंगा जी के अंदर, माता जी तेरे पास से आए थे, माता जी तुम्हारे पास चले गए, तुम्हें इनका ध्यान रख लो। तुम्हें हमारा तो घर भी खुद का नहीं है, हमारे रास्ते मोल तो कुछ भी खुद का नहीं है, क्योंकि महादेव के है सब कुछ महादेव का है महाराज। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक विष्णु जी, वो विष्णु कोटि कहाँ जाते हैं? वो महादेव को जाके महादेव आपके लिए संभाल दो, क्योंकि उनको पता है कि वो 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे। एक जो बात बार बार चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया में भी, और हो सकता है कि भाजपा वालों ने ही प्रचारित करना शुरू किया हो कि अरे हम लोग ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं और इस कारण से जो है भारत को ऐसी पोस्चरिंग करनी पड़ रही है और हमारे लोगों को निकाला जा रहा है नौकरियों से, वहाँ से हिंदू नाम देख कर उसको निकाल रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राष्ट्र तुम्हारा सबसे बड़ा बायर है तेल का, या वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर, जो टॉप 3 में आता है इंडिया, मतलब तुम हमारे ना लेने से तुम्हारी इकोनॉमी पे, जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ही है ऑयल पे, उस पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ दुकानदार मतलब कैसे डिक्टेट कर सकता है टर्म जो है
कस्टमर को, और उस कस्टमर को जिसका पास रिकॉर्ड रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तुमसे खरीदता रहता है और वो अगर हटा ले तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो क्या ये एक छलावा है या आपको इसमें रियलिटी लगती है कि सही में कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं कि उधर से बाइडेन, मतलब एक मैं आपको व्हाट्सएप और स्क्रीन पे भी मैं वो डालूंगा जो घूम रहा है, वो पूरी कहानी ऐसी है कि बाइडेन इस बात से परेशान है कि जयशंकर जो है अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है, और उसने कुवैत को बोला कि देखो तुम्हारा जो लेस पैसे पे भारत को दे रहे हो तेल, और उसमें तुम्हारा घाटा हो रहा है, तुम भारत के सामने खड़े हो जाओ। फिर एक हो रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन के कारण जो है गेहूं सबसे ज़्यादा रूस के पास है, और भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड वो जो पैक्ट्स होते हैं उसके कारण भारत बोल रहा है कि नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे गेहूं या जो भी, उस पर कुछ इन्होंने लगा रखी है रोक। तो इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा तर्क दिए जा रहे हैं कि उसमें लग रहा है कि वही कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप उसको डिटेल में ले जाते हैं टू मेक योर सेल्फ बिलीवेबल। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि बहुत लंबा है, उसमें ऐसा ऐसा बात लिखा है पूरी जियोपॉलिटिक्स दुनिया भर की उस 10 लाइन में लिखी हुई। तो आपको ऐसा लग, क्योंकि आपने उसी क्षेत्र में काम किया, तो आप मुझे समझाइए जरा सा कि रूस के गेहूं और कतर के और कुवैत के तेल का नुपुर शर्मा के निलंबन से क्या मतलब नाता है? आपकी प्रस्तावना लंबी थी लेकिन प्रश्न बहुत सुंदर कर दिया आपने आखिर में। बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपका। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? ये बहुत लूजली यूज्ड वर्ड है। आजकल तो हाँ, इंडिया में भी जियोपॉलिटिक्स लोग यूज कर देते हैं, पता तो नहीं जियोपॉलिटिक्स होती क्या है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो लोग समझ भी पाते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो लोग जियोपॉलिटिक्स खुद करते हैं या करवाना चाह रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े प्रणेता हेनरी किसिंजर को माना जाता है, और हेनरी किसिंजर ने जो एक रियल पॉलिटिक करके एक कॉन्सेप्ट दिया है वो हमारे लिए नया नहीं है। वो हमारे लिए शायद 2000, 3000, 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। भारतवर्ष रियल पॉलिटिक जानता है हजारों साल से, क्योंकि उसके सूत्र रूप में वर्णन हमारे यहाँ पे है राजनीति के बारे में। रामायण और उसके बाद बृहद एक पूरा इतिहास है कि किस तरह से होती है। अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में और इस सवाल के प्रासंगिक एक तरह की दुनिया थी 1947 तक, जिस दुनिया में एक तरह के लोगों का प्रभुत्व था किन्हीं खास कारणों के चलते, क्योंकि उनके पास वैसे हथियार थे जिसे किसी और के पास नहीं थे, जैसे कि बहुत बड़ी शिप्स के ऊपर लगी हुई बड़ी बड़ी तोपें जो आपको तहस नहस कर सकती हैं। तो वो तोपों का भय दिखा के और लड़के और किसी भी तरह से एक व्यवस्था बनाई गई थी दुनिया में कि शोषण करे भारतवर्ष का, और सबने मिलकर किया। उसके पहले भी एक व्यवस्था थी 1857 के पहले वाली भी, वो भी भारत का शोषण ही कर रही थी। और उसके पहले कालांतर में जाएंगे, पीछे जाने से फायदा है नहीं, लेकिन एक जियोपॉलिटिक्स थी उस समय की भी, और वो इसी पे केंद्रित थी कि साहब भारत का तो खून चूसेंगे और हम मोटे हो जाएंगे। तो 47 में कुछ बदला, कुछ नए तरह के विचार आए, लेकिन जो लोग उसको जीतने का दावा कर रहे थे उस विश्व युद्ध को, उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिस व्यवस्था में एक ऐसा पूंजीवाद पनप गया जिस पूंजीवाद की जड़ें व्यक्ति के शोषण पर ही केंद्रित हो चुकी हैं आके पूरी तरह से। अब उस व्यक्ति का शोषण इस हद तक कि उसको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा। उस व्यक्ति का हर तरह का डेटा लेके उस डेटा को मोनेटाइज करके उसको इस तरह के विज्ञापन दिखा के इस तरह से बरगला के उसको एक वो मैट्रिक्स पिक्चर में नियो होता है ना जो इसमें पड़ा होता है, उस तरह के व्यक्ति बनाने का एक प्रयास है। ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल रियलिटी के बचाने के लिए कुछ लोगों का करा गया प्रयास है कि इस इंसान को अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा तो खुद के लिए सोचने लग जाएगा, और अगर सोचने लग जाएगा तो यार हमको पैसा तो नहीं देगा कम से कम। ये जो हमको ऐसा कमा के और कभी शेयर के बाजार से, कभी म्यूचुअल फंड से, कभी किसी सर्विस के नाम पे, कभी किसी टैक्स के नाम पे जो इतना पैसा दे रहा है ये आदमी, ये तो नहीं देगा।
ये अपना आराम से खेती करेगा, अपने कुत्ती खाएगा, अपनी 2 गाय पालेगा, उसको दूध देगा और आपको ठेंगा दिखा देगा। तो फिर आपका ये जो इतना बड़ा प्रपंच कैसे चल पाएगा? तो उसके लिए ये लोग प्रयास करते रहते हैं। तेल उसी का एक नतीजा था। दुनिया को जरूरत थी नहीं उतने तेल की शायद उस जमाने में, अभी भी नहीं है जरूरत। जो आपने सवाल के दौरान कहा कि ये तो दुकानदार, वो एक व्यवस्था ऐसी थी कि उसमें दुकानदार सिर्फ अमेरिका ही था। उस व्यवस्था का जो सबसे बड़ी मालिक जो है, उन्होंने युद्ध जीता, उसके बाद उन्होंने डॉलर की रिजर्व करेंसी कर दी। पेट्रो डॉलर नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। वो जो डॉलर की जो कहानी है वो बहुत लंबी हो जाएगी अभी इस चैनल पे। 15 अगस्त 1971 को निक्सन ऐसे ही मेरी तरह टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि आज से डॉलर के बदले किसी को सोना तो नहीं मिलेगा, चांदी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। डॉलर के बदले बस डॉलर ही मिल सकता है। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये कि मैं आपको एक चेक लिख के दूँ कि अजीत जी मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, फिर आप बोले भाई साहब 5 लाख रुपए दो, एक और लिख देता हूँ यार 5 लाख रुपए दूंगा, ले जाओ, फिर एक और दूंगा। ऐसा करके उन्होंने पूरी दुनिया में डॉलर चला दिया। बहुत सारे डॉलर को एक कमोडिटी बना दी। वो रिजर्व करेंसी थी दुनिया भर की। अब वो सबके पास डॉलर्स रखे हुए हैं। उसके पीछे कुछ है ही नहीं। उस डॉलर्स को आप जब लेके जाएंगे बाजार के अंदर, अभी उसको इन्फ्लेट करके से बनाए रखा है, लेकिन जब वो बबल बस्ट होएगा, और होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। चीन का भी तो उन्होंने कुछ $12 ट्रिलियन या ऐसे यूएस का डेट, यूएस ने डेट ले रखा है। प्रश्न का जवाब अभी खत्म नहीं हुआ, मैं उसी में हूँ अभी तक। तो वो व्यवस्था, वो जियोपॉलिटिक्स, वो एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड सर्वेलेंस कैपिटलिस्ट बिलियनियर डोमिनेटेड जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरोध में अभी 2-3 विकल्प हैं। वो व्यवस्था अपने आखिरी कगार पे खड़ी हुई है। अमेरिका को पता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। The saner people in the US, they've already moved out. The wiser guys have already bought lands. The more wiser amongst them are resigning and going back. This is the reality in the US. But there is a need for technology, AI. कुछ थोड़ा बहुत काम बचेगा, बाकी सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। जब गाड़ियाँ अपने आप चलेगी तो इंसान क्या करेगा? करोड़ों की तादाद में अमेरिका में लोग बेरोजगार होने वाले हैं। इस डॉलर की कोई वैल्यू रहेगी नहीं अब दुनिया के अंदर। अमेरिका फिर क्या करेगा? वहाँ पे ऑलरेडी लाखों की तादाद में लोग भूखे सो रहे हैं, जिनको हमारे लोग जाके रात को भोजन करवाते हैं। हिंदुस्तानियों के द्वारा फीड किए जा रहे हैं लाखों अमेरिकन इस वक्त भी। अब उनको पता है कि ये लोग तो बहुत समझदार हैं, इनके पास तो ज्ञान भी आ गया है। अब इनके साथ कैसे लड़ा जाएगा? तो वैसे ही लड़ा जाएगा जैसे अंग्रेज लड़े थे। कैसे लड़े थे कि फूट डालो और राज करो। अब फूट कैसे डाली जाएगी? फूट ऐसे डाली जाएगी कि 4 तरह के लोगों को उठाया जाएगा कि बेटा तू तो जाके ऐसे कर लेना, कि जबरदस्ती चिल्ला के ऐसे नारा वारा करवा के। फिर आप देखें किसी एक बहुत बूढ़े इंसान से किसी पहाड़ के अंदर बैठे हुए उससे ऐसे वीडियो बनवा लिया जाता है कि ये बिटिया तो बहुत अच्छी है, ये बिटिया तो बहुत सच्ची है, ये बिटिया तो ऐसी है, ये बिटिया तो वैसी है। फिर उसके अलावा एक पूरा नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है। उसकी परिणति ये होती है कि वो जो कैंसल कल्चर है ना, उसका थ्रेट भारतवर्ष को दिखाया जा रहा है। जैसे कि भारतवर्ष एक सभ्यता नहीं है, एक संस्कृति नहीं है, कोई सेलिब्रिटी है कि हम तुम्हें कैंसिल कर देंगे। अजीत भारती समझते क्या हो अपने आप को? कल की तारीख में तुम्हारे ट्विटर से हट जाएंगे, पर तुम क्या करोगे? यार अजीत भारती ने, सॉरी डोंट टेक इट पर्सनली, भारतवर्ष है ये। वो इसको साथ ऐसा करना चाहेंगे और कर रहे हैं। और मैं इस बात से विस्मित भी रहता हूँ और उन लोगों से लड़ा भी हूँ। जियोपॉलिटिकल जो बैटल ग्राउंड है ना इस दुनिया के पिछले 20 साल के, मैं खुद स्वयं वहाँ पे उपस्थित रह के उन लोगों से, अंग्रेजी में कहा हुआ था ना, टूथ नेल्स एंड डैगर, लड़ाई किया हूँ। और भगवान गोविंद देव जी कृपा से जीत के आए हैं। वहाँ पे सीरिया में ये लोग सेम ये वाला प्रपंच खेले थे जो भारत में खेलना चाहते हैं। सेम सीरिया पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर एक सेकुलर कंट्री थी, जिस सेकुलर कंट्री के अंदर सबको अधिकार था कि किसी भी तरह से अपने बात करें, रात को शराब पिए, क्लब के अंदर जाए, जो भी एक व्यवस्था जिस कंट्री की होती है उसके ऊपर 0 डेट था और वो किसी को इंटरेस्ट नहीं चुका रहा था और वो खुद का गेहूँ उगा रहा था और खुद का तेल रखता था। इसलिए उस सीरिया को बड़ी साजिश के तहत तहस-नहस कर दिया गया। वो सेम आप चाहते हैं कि भारत के साथ कर दें। ये सेम ताकतें, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप जब ये वीडियो बनेगा तो आप दिखाइएगा। मैं 2010 से डेमस्कस में चिल्ला रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है बहुत भयंकर, यहाँ पे बहुत भयंकर गड़बड़ होने वाली है, यहाँ पे बहुत भयंकर गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट ऑलरेडी उस टाइम होना शुरू हो गया था। एक तरफ यूएस लेड वेस्टर्न नेटो एक्सिस है, वाइट सुप्रीमेसिस्ट, दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है, ईरान है, सीरिया है, अब उसमें इराक भी है, लेबनान है, वेनेजुएला है, क्यूबा है। ये है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस।
ये है एक्सेस ऑफ डोमिनेंस। इस एक्सेस ऑफ डोमिनेंस की जो राजनीति खत्म करने के लिए जब ये इधर से आ रहे हैं तो ये लोग चुपचाप तो ऐसे नहीं मान लेंगे, ये लोग उनसे लड़ेंगे। और वो लड़ने के जो बैटल फील्ड्स है वो अराउंड द ग्लोब इतने सारे हैं कि उनको आप यहाँ काउंट करेंगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। इसलिए भारतवर्ष में उसके नतीजे नूपुर शर्मा के बर्खास्तगी का संबंध जियोपॉलिटिक्स से ये है कि अगर भारत स्वतंत्र निर्णय लेने लग गया और वास्तव में अपनी नियति को पहचान के खड़ा हो गया और जग के उसने दुनिया पे हाथ खड़ा करके कह दिया इनफ, नाउ इट्स द टाइम फॉर अस, नाउ वी विल टेक द शॉट्स, तो उनकी बनी बनाई व्यवस्था उसी दिन नीचे आ जाएगी। आज अगर प्रधानमंत्री माननीय जाके कह दें कि कल से फेसबुक बंद कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कलेश हो जाएगा वॉल स्ट्रीट पे, कलेश, ब्लड बात हो जाएगा। वो लोग समझते हैं ये बात, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो, लाखों करोड़ रुपए एक साथ एक इससे साइन कर देते हैं। वो लाखों करोड़, आप अंदाज नहीं लगा सकते उतने पैसे को। मैं कहूँ कि 2 साल में फलाने दिन ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, आप क्या समझेंगे इन बातों को? आप अपने लाख करोड़ नहीं संभाल पा रहे भाई साहब। तो दिक्कत यह है कि वो लोग अभी सत्ता में है और उन लोगों की दुनिया में सत्ता में है, सॉरी, और उन लोगों की नज़र भारतीय सत्ताधीशों के ऊपर इस तरह से लगी हुई है कि इनको हम प्रेशराइज करके साम दाम दंड भेद उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनका हाथ मरोड़ते हैं माननीय भाई साहब लोगों का। माननीय भाई साहब लोग जहाँ तक संभव है उसके साथ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो सार्थक प्रयास कर रहे हैं, सशक्त प्रयास कर रहे हैं। जयशंकर जी का नाम आपने लिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दुनिया को कम से कम एक मैसेज तो दोबारा चले गया है कि भारत किसी कैंप में नहीं है, बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर ही मैसेज गया है। दूसरा मैसेज शायद थोड़ा सा अभी और जाना बाकी है कि भारत ये नॉनसेंस भी सहन नहीं करेगा जिस नॉनसेंस की चलिए। ये नूपुर शर्मा जी वाला केस मैं बोलता हूँ कि शायद अपवाद है, किसी से कहीं कुछ चूक हो गई है शायद, क्योंकि अन्य किसी विषयों के ऊपर ध्यान रहा होगा तो इस विषय में उतना शायद ध्यान नहीं दिया गया होगा और इसको जल्दी सुधार लिया जाएगा, मेरी ऐसी अपेक्षा है और विनती भी है। अंतिम प्रश्न ये है कि आप मतलब एक तरह से धर्म ही आपको अभी परिभाषित करता है और हमारी आपकी जो बातचीत भी होती है तो उस नज़रिए से ये जो पूरा ज्ञानवापी वाला हुआ है और वही एस्केलेट होते होते हो रहा है, उसके बाद फिर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, कानपुर में दंगे हुए मैंने आपको बताया और दंगों में भी ये हुआ। फिर मैं थोड़ा सा भाजपा क्या करती है और लोग सड़कों पे स्वयं खड़े होकर क्या कर रहे हैं इस पे मैं 1 मिनट बोलूँगा, फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कानपुर में जब दंगे होते हैं ठेले पर पत्थर भर के ले जा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पेट्रोल पंप से वही मोलोटोव कॉकटेल जो होता है पेट्रोल बम जिसको आम भाषा में बोलते हैं, वो भरने के लिए लोग ग्लास में, वो प्लास्टिक वाली जो ग्लास होती है उसमें बोतलों में ले जा रहे हैं और उसका प्रयोग होता है। खुले बाजार में चौड़ी सड़क है, उस पर ठेले पे पत्थर लेके और ताबड़तोड़ मार रहा था। उसमें क्या हुआ कि एक यतीम खाना है जगह वहीं पे और मॉब पूरी चल रही थी और मॉब का वही उद्देश्य था जो हाल ही में राजस्थान में था उद्देश्य, जो हाल ही में और जगहों पे ये 7-8 जगहों पे रामनवमी के टाइम पे हुआ था कि हिंदुओं के दुकानें लूटो, उनके घर में घुसो, लूटपाट करो। यही इनका दंगे का अभी तक का मतलब, हिंसा तो एक उसका आप कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा है, बट मेन इनका ये रहता है कि ये भिखमंगे लुटेरे टाइप के जो मतलब अभी तक वही रेगिस्तान वाली आदत गई नहीं है और ये दूसरों के घरों में घुस के वही टीवी चुरा लिया तो दुकान से कपड़े चुरा लिए, यही करते हैं ये और उसके बाद वो आग लगाते हैं ये। तो ये जब उसी तरह का रिपीट करने जा रहे थे तो 10-15 हिंदू लड़कों ने इनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने भी छत पे पत्थर रखे थे और उसके बाद जब प्रतिक्रिया में जब पत्थरबाजी शुरू हुई तब उनका काफिला वहीं पे रुक जाता है और पुलिस फिर आती है और वो जो है 800 लोग लगभग उन पे कार्रवाई हुई और वो गिरफ्तार हुए। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या अन्याय जो है हिंदुओं का एक दूसरा मतलब उनके साथ एक विशेषण ये चिपक गया कि तुम्हारे साथ अन्याय ही होता रहेगा, मतलब 1000 साल पहले हमारी लाचारी रही हो या हम लड़ना भूल गए हों या भुला दिया हो, जो भी समस्या रही हो वहाँ से ले लीजिए और भले हम कह सकते हैं ठीक है हम 100 करोड़ हैं भारत में बचे हुए, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और सत्ता पक्ष जिस तरह से रिएक्ट करता है या हम हिंदू ही जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, कश्मीर से
पलायन हो रहा था और अभी 5 दिन पहले मतलब 16 लोग इस साल तक मर चुके हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो क्या हिंदू इसी तरह से रहने को विवश है कि हमें दिख रहा है कि हमारे मंदिर के दीवार पर व्हाइट दीवार ऊपर से, ये भी नहीं, उसको छुपाने की भी कोशिश नहीं की गई है, और उस पर कोर्ट केस चल रहा है ये डिसाइड करने के लिए कि वो हिंदुओं का स्थल है कि नहीं। ऐसे मंदिर, हमारे एक मित्र हैं देवांशु जी, वो अलग अलग जगहों पे जाके मंदिरों पे अभी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पे भी लिखते हैं। उन्होंने बताया कि महादेव का मंदिर है, उस पर शिवलिंग है, मार्बल का बहुत बड़ा शिवलिंग है, और मंदिर बहुत अच्छे अवस्था में है, लेकिन उसे वैश्विक धरोहर की लिस्ट में डाल कर बोला कि यहाँ पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। ये विलक्षण अन्याय हिंदुओं के ही साथ होता है। तो एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है इन सब को लेके, कि इसका कोई सॉल्यूशन आपको आशा दिखती है कि लोग जगेंगे, या सत्ता परिवर्तित होगी, या सनातन ने स्वयं को, मतलब एक तरह से, क्योंकि अगर हम 100 करोड़ बचे हुए हैं तो इसका कोई ना कोई कारण रहा हो, आध्यात्मिक कारण हो, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, उन्होंने कुछ इंतजाम किए हों। हनुमान जी महाराज, वो तो है ही। हाँ, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं इन विषयों पे क्या सोचता हूँ। हाँ, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं इन विषयों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। शायद मैं इन विषयों पे सोचते सोचते थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, अपमानित हुआ हूँ, क्रोधित हुआ हूँ, चोट खाया हूँ, नौकरी से निकाला गया हूँ, फिर वापस बुलाया गया हूँ, मेरी आस्थाओं का मजाक उड़ाया गया है, मेरी आस्थाओं की वजह से मुझे दुत्कारा गया है, मेरी चोटी रखने का मखौल उड़ाया गया है हिंदुओं के द्वारा। मेरी वेशभूषा, मेरे चाल चलन पे प्रश्न उठाए गए हैं हिंदुओं के द्वारा। इन हिंदुओं के विषय में वो जो सेक्युलर एक शब्द है, वो एक ऑल एनकम्पासिंग है। इन्हें पता नहीं है कि कौन है। जो इस तरह के एक हिंदू कौम में ऐसे लोग हैं जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत, देश और आत्मा, इन सभी से दूर एक नई तरह की परिकल्पना कि हम स्वच्छंद होकर दुनिया में विचरण करते हुए सिर्फ वीडियोस बनाएंगे और बनवाएंगे और माल बेच बेच के अमीर हो जाएंगे और खूब भोग पाएंगे। इस मानसिकता को बढ़ाने देने वाले जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं से मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है आपके जरिए कि कृपया जागें थोड़ा और झांकें और वापस आने का प्रयास करें। मुसलमानों की घर वापसी तो शायद बहुत बाद में होगी, पहले हिंदुओं की घर वापसी बहुत आवश्यक है। बच्चों का दिमाग हर लिया गया है, उनका दिल भी हर लिया गया है, और उनके ऊपर ऐसी तरह की कंट्रोल्स लगा दिए गए हैं कि वो अपने माँ बाप की बात ही नहीं सुन रहे। तो किसी बात से ज़्यादा भयानक बात तो ये हो गई है कि अब वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंसा की राजनीति तो वो करेगा और बुरी तरह से करेगा। आपने जो एग्जांपल दिया वो तो बहुत शायद हो सकता है ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। अंदर अंदर में मैं जानता हूँ ये बात कि मुसलमान लड़के जिनको बम बनाना आता है ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी के, वो आपस में नेटवर्किंग करके और अपने स्लीपर सेल्स इस तरह के बना लिए हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर जस्ट इन केस वर्स्ट केस सिनारियो, तो हम पूरे हिंदुस्तान में एक साथ 700 बम फोड़ सकते हैं क्या? ऐसे वो लोग कर चुके हैं एक बार बांग्लादेश में कि बड़ा अगर मैसेज हमको देना होगा तो बड़ा मैसेज देने के लिए हम जैसे बांग्ला भाई करे थे 2005 में बांग्लादेश में, ऐसा यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक साथ 700 बम फोड़ दें उसी टाइम पे, बड़े छोटे सभी तरह के, तो उससे तो सब खत्म हो जाएगा और फिर बस हमारा राज आ जाएगा, हम उसी टाइम निकल जाएंगे सड़कों के ऊपर, और वो तो है ही कि उसके बाद सब बच जाएंगे। उसका वो लगातार करते रहते हैं अध्ययन, इस तरह के जो सिनारियोज होते हैं ना, जिनको बोलते हैं वॉर गेमिंग, और वॉर गेमिंग के सिनारियोज में उनके साथ लगे हुए हैं उस तरह के लोग जो शायद पिछले 300 साल से 500 साल से लगातार लड़े भी हैं। पाकिस्तान की ISI है, टर्किश इंटेलिजेंस है, खासतौर से दोनों,
और उनके द्वारा समर्थित है मुस्लिम ब्रदरहुड और अन्य अन्य जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते अभी, इस तरह की जो संस्थाएं हैं। और उन बहुत सारी संस्थाओं में अमेरिकन और ब्रिटिश और अन्य जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं उनके भी लोग हैं जो किसी तरह से लेवर्स पुल करते हैं, और वो सब मिलके एक साथ भारतवर्ष के ऊपर आने की और उसको परेशान करने की योजना बना चुके हैं ऑलरेडी। और उसको क्रियान्वयन के अंजाम देने के लिए जिसको बोलते हैं टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग होती है मार्केटिंग के अंदर, वो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब यहाँ से आगे जहाँ जाने वाली बात वो है कि बुरी खबरें आने शुरू होने वाली है बहुत। इससे बुरी खबर क्या होगी कि आपको घर बार परिवार छोड़ के अपने निकलना ही पड़ रहा है, आपकी मातृभूमि आपके पीछे टूट रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस बोल रहे हो कि भाई साहब मेरे को बचाओ। धिक्कार है, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरे को अपने आप पे धिक्कार है, धिक्कार है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जीवित हूं, अभी मर नहीं पाया। भाई साहब लड़ेंगे और जीतेंगे, एक ही है बस, इसके अलावा वो तरीका छोड़ा नहीं उन्होंने। लड़ेंगे और जीतेंगे, ये सारे सवालों का एक जवाब है। जय मां, जय हिंद।